विद्युत के बारे में पढ़ना है। विद्युत क्या है उसको समझने से पहले एक छोटा सा प्रयोग या अनुभव, अगर अनुभव किए होंगे और करके देख भी सकते हो प्रयोग कि सूखे बाल में एक कंघी से जब रगड़ते हैं, या ऐसा कहें कि कंघी करते हैं जब बाल को, उसके पश्चात जब उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास में ले जाते हैं तो क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? हाँ, चिपकता है, या ऐसा दूसरे वैज्ञानिक शब्दों में ऐसे कहेंगे कि वह जो है कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ उस कंघी में? कंघी में कुछ तो हुआ होगा। तो जब कंघी को रगड़ते हैं सूखे बालों में, तो उस कंघी में रगड़ने के कारण मतलब घर्षण की क्रिया के कारण एक प्रकार का ऊर्जा आ जाता है। वही ऊर्जा क्या रहता है? विद्युत ऊर्जा। उस विद्युत ऊर्जा के कारण वह कंघी जो है, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। आई बात समझ में? इसी तरीके से कुछ और भी प्रयोग हैं, जैसे कांच की छड़ को लेकर के रेशम के कपड़े के साथ में रगड़े और फिर उस कांच की छड़ को ले जाकर के कागज के टुकड़े के पास में ले जाएं तो वो भी उसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका अर्थ यह है कि अगर दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो उन दोनों वस्तुओं में ऊर्जा आ जाता है, जिसकी प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कांच की छड़ और रेशम कपड़ा ले लिए, रेशम का कपड़ा, इन दोनों क्या किए? रगड़े, यानी कि घर्षण क्रिया किए, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा? ऊर्जा। ऊर्जा किस प्रकार का आएगा? अलग अलग प्रकार का। उसी को हम क्या नाम दिए? आवेश। क्या नाम दिए? आवेश। इसमें जो आया गुणधर्म उसको नाम दिया गया धन आवेश, और इसमें जो आया उसको नाम दिया गया ऋण आवेश। अर्थात यह इसमें आ गया धनावेश और इसमें आया ऋण आवेश। इस प्रकार से किसी पदार्थ में विद्युत ऊर्जा आने का मतलब है उस पदार्थ में क्या आ गया? आवेश आ गया। पदार्थ कैसा हो गया? आवेशित हो गया। पदार्थ क्या हो गया? आवेशित। आवेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज हो गया वो। आज के समय में हम लोग देखते हैं प्राय मोबाइल जिसकी बैटरी जो है बंद हो जाए रहती है, बैटरी काम नहीं करती है, हम क्या बोलते हैं? बैटरी उसका लो हो गया। फिर उसको क्या करते हैं? क्या करना है बोलते हैं? चार्ज करना है बोलते हैं कि कोई दूसरा नाम बोलते हो? बताओ। ऐसे ही कहते हैं ना कि बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। चार्ज करना है मतलब उसको क्या करना है? आवेशित करना है। तो हम उसको चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने के बाद क्या होता है? कुछ समय के पश्चात उसमें क्या हो जाता है? बैटरी में ऊर्जा आ जाती है, विद्युत गुणधर्म आ जाता है ना? तो वही है। तो वही चार्ज, वही आवेश जो है, वह आवेश कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, धन आवेश और
ऋण आवेश। इन आवेशों के बारे में दोनों की प्रकृति अलग अलग है। अगर दो धन आवेश को एक साथ में लाया जाए तो वे एक दूसरे पर बल लगाएंगे। दो ऋण आवेश को एक साथ में रखा जाए तो एक दूसरे पर वो बल लगाएंगे। अगर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है तो भी वो एक दूसरे पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। तीनों स्थितियों में जो लगने वाला बल है क्या वो एक समान रहेगा? नहीं। जब दो धनात्मक आवेश या दो ऋणात्मक आवेश, दो धन आवेश या दो ऋण आवेश एक साथ रहते हैं एक पास में, तो वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं। वह बल कहलाएगा प्रतिकर्षण। अर्थात धन आवेश है, वहां पर दूसरा धन आवेश आएगा तो वह उस पर क्या करेगा, बल लगाएगा और उसको अपने से दूर करने का प्रयास करेगा। तो वह कैसा बल हो जाएगा, प्रतिकर्षण। वैसे ही दो ऋण आवेश है तो ऋण आवेश पर भी बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, अर्थात उसको दूर करने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है तब क्या करेगा, धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा यानी खींचेगा। ठीक है, तो ऐसे बल को हम क्या कहेंगे, आकर्षण। यह हो गया प्रतिकर्षण बल और ये हो गया आकर्षण बल। आई बात समझ में? आवेशों, अगर किसी पदार्थ को दो पदार्थों को लिया गया, उन पदार्थों में घर्षण किया गया तो घर्षण के पश्चात उसमें क्या उत्पन्न हुआ है, आवेश। घर्षण के पश्चात क्या उत्पन्न हुआ, आवेश। तो वह आवेश अगर उसी पदार्थ में स्थिर है, क्या है आवेश उसमें, स्थिर है, गति कर रहा है क्या, नहीं, तो उस आवेश को हम क्या कहें, उसको क्या कहेंगे हम, वहां पर ऐसी ऊर्जा जो आई है उसको हम स्थिर विद्युत, ऐसी ऊर्जा को हम कहते हैं स्थिर विद्युत। किसी पदार्थ में उत्पन्न आवेश को यदि वहीं पर रहने दिया जाए, किसी अन्य पदार्थ में प्रवाहित होने न दिया जाए, तो उस पदार्थ में जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को हम कहेंगे स्थिर विद्युत। ठीक, किसी पदार्थ में उत्पन्न आवेश को यदि बहने न दिया जाए तो ऐसे विद्युत को हम कहेंगे स्थिर विद्युत। और अगर किसी पदार्थ में आवेश आ गया है, आवेश उत्पन्न हुआ है, आवेश क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, और उस पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ में जोड़ दिया जाए किसी तार से, चालक तार से, तो वह दूसरे पदार्थ में यदि प्रवाहित होने लगता है, बहने लगता है, तो उस ऊर्जा को हम कहेंगे धारा विद्युत। इस आधार पर ये जो विद्युत है, इस विद्युत के अध्ययन को, विद्युत को कितने भागों में पढ़ते हैं, दो भागों में। ऐसा विद्युत जिसमें पदार्थ में उत्पन्न आवेश जो है क्या रहता है, स्थिर रहता है, और धारा विद्युत जिसमें आवेश क्या होता है, गतिशील रहता
रखता है। इस आधार पर विद्युत को दो भागों में पढ़ा जाता है। अब विद्युत समझ में आया? क्या है विद्युत? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों में घर्षण की क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों पदार्थों में विद्युत का गुणधर्म आ जाता है, और वह विद्युतीय गुणधर्म जो है किस रूप से आता है? आवेश के रूप में। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। जिन पदार्थों में धनावेश होता है उन पदार्थों को धनावेशित, और जिनमें ऋण आवेश आता है उसको ऋण आवेशित पदार्थ कहते हैं। दो धन आवेशित पदार्थों को पास में रखें या दो ऋण आवेशित पदार्थों को पास में रखें तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, दो धन धन या दो ऋण और ऋण। लेकिन अगर एक धनावेश है और एक ऋण आवेश है तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। किसी पदार्थ में उत्पन्न आवेश को यदि वहीं पर उसी पदार्थ में रहने दिया जाए तो ऐसे विद्युत को हम कहेंगे स्थिर विद्युत। और यदि किसी पदार्थ में उत्पन्न आवेश क्या है? गति करता है, दूसरे पदार्थ में जा सकता है, अर्थात गतिमान आवेशों का जो अध्ययन है वह हो जाएगा किसके अंतर्गत? धारा विद्युत के। तो इस प्रकार से हम विद्युत का अध्ययन दो भागों में करते हैं, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। अब जैसा कि अभी भी बताया गया है कि आवेशों के मध्य बल लगता है, तो उस बल का मान कितना होता है? उस बल का मान क्या होगा? इसके संबंध में वैज्ञानिक कूलाम ने कुछ एक नियम बताया था। उसने आवेशों के मध्य लगने वाला बल, उसको देखते हैं। कूलाम का नियम, वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम बताया जिसके अनुसार अगर कोई आवेश है, इसका मान है धन Q, दूसरा आवेश है धन Q, या एक आवेश है धन Q और दूसरा आवेश है ऋण Q, अलग अलग हो गए ना आवेश। तो यह सामान्य पहले बताया उन्हें, कोई भी दो आवेश हैं, वो धनात्मक भी हो सकते हैं या ऋणात्मक भी। तो इसको हम ऐसे ले लें, दो आवेश हैं, एक आवेश का नाम Q1 और दूसरा है Q2। ये इनके बीच की जो दूरी है वह दूरी मान लेते हैं R। दो आवेश, उन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R, अर्थात वे आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। ये आवेश गति कर रहे हैं क्या? नहीं। कैसे आवेश हो गए? स्थिर हैं। तो ये कौन से विद्युत के अंतर्गत पढ़ा जाएगा? इसको स्थिर विद्युत के अंतर्गत। तो दो आवेश हैं Q1 Q2 और इनके बीच की जो दूरी है वह दूरी है R। तब इनमें लगने वाला बल, अर्थात Q1 Q2 पर या Q2 Q1 पर जो बल लगाएगा उस बल का मान जो है वह होता है दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2, और इसका मान अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उस दूरी की घात 2 के, अर्थात दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक साथ लिखा जाए इसको तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R की घात 2। यहां पर K एक नियतांक है जिसका मान 9 गुना 10 की घात 9,
अंकिक मान 9 गुना 10 की घात 9 होता है। इस मान को यहां पर रख दें तो F बराबर हो जाता है 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R की घात 2। ये क्या है? ये बल का मात्रक क्या होता है? बल को किस राशि से मापते हैं? बल को नापते हैं न्यूटन से। तो इसका मात्रक यहां पर लग जाएगा क्या? न्यूटन। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान जो है वह आया 9 गुना 10 की घात 9 Q1 गुना Q2 बटे R की घात 2 न्यूटन। इसमें ऊपर जो राशि दी गई है K नियतांक जो है उसका मान हो जाता है न्यूटन, मात्रक उसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस समीकरण में कौन से समीकरण में इसको नाम दे दें? समीकरण 1 में यदि Q1 बराबर Q2 का दोनों का मान Q है, R का मान बराबर है 1 मीटर, F का मान है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन। मान करके रखते हैं, जैसे गणित में मानते हैं वैसे ही। यदि Q1 का मान कितना रखे? Q, Q2 का मान रखे Q, R बराबर ले लिए दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर और दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन। इन सभी मानों को समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 9 गुना 10 की घात 9 बराबर 9 गुना 10 की घात 9 गुना Q बटे 1 की घात 2। ये पद और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा Q की घात 2 बराबर आ जाएगा 1 या Q बराबर हो जाएगा धन ऋण 1। Q क्या है? आवेश है। कैसा आवेश? आवेश का मान कितना आया? 1 आया। आवेश का मान कितना आया? 1। तो ऐसे आवेश हम कौन सा आवेश कहेंगे? एक आवेश, अर्थात एकांक आवेश। तो यह हो जाएगा एकांक आवेश। अभी हम बताया कूलाम का नियम कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान जो है उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि Q1 और Q2 मान वाले दो आवेश एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर हैं, तब F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 F का मान अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2, F का मान व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R की घात 2 के, या F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R की घात 2। यहाँ K एक नियतांक है, उसका मान है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर वर्ग। यह SI पद्धति, मापन की पद्धतियां में पढ़े होंगे, उसमें SI पद्धति में इसका मान है ये। इस मान को रखने पर ये आया समीकरण 9 गुना 10 F बराबर 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R की घात 2 न्यूटन। इस समीकरण में मानते हैं, समीकरण 1 में यदि Q1 का मान Q के बराबर है, Q2 का मान भी Q के बराबर है, R बराबर 1 मीटर ले लिए और दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान कितना मान लिए? 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन। तब समीकरण 1 में मान रखने पर कितना आया? 1 आया। Q का मान कितना आया? 1। यह 1 क्या है? यह 1 है
एकांक आवेश। तो एकांक आवेश किसे कहेंगे? कूलाम के नियम के सूत्र जो है, उस सूत्र के अनुसार एकांक आवेश को परिभाषित करें तो क्या होगा एकांक आवेश? एकांक आवेश ऐसे आवेश को कहेंगे यदि दो आवेश कैसे एक समान सजातीय, दो सजातीय आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करेंगे? सजाती हैं तो क्या करेंगे? एक दूसरे को खींचेंगे या दूर हटाएंगे? बताओ। प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं और एक जैसे आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो एक दूसरे क्या करेंगे? वो प्रतिकर्षित करेंगे। तो यदि दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो ऐसे आवेश को कहा जाएगा एकांक आवेश। ठीक है। आवेश को नापने के लिए इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक किससे नापते हैं हम? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अगर विद्युत क्षेत्र, इसके पहले क्या बताया गया? इसके पहले बताया गया कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को रगड़ने पर या वस्तुओं में घर्षण की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। दो वस्तुओं को यदि आपस में रगड़ा जाए तो एक वस्तु में धन आवेश आता है और एक वस्तु में ऋण आवेश। इस ऊर्जा के कारण वस्तु क्या करती है? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अर्थात उसमें क्या लगता है? आकर्षण बल। दो आवेश जो है दोनों की प्रकृति कैसी होती है? विपरीत, एक दूसरे से अलग अलग प्रकार की। तो दो समान वाले लोग को एक पास में लाते हैं तो एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाने का प्रयास करते हैं। और अलग अलग व्यवहार वाले लोग को पास में लाए तो क्या करते हैं? वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। अगर कोई आवेश कहीं किसी पदार्थ में है, मान लो यह एक आवेश है, इस आवेश का मान कितना है? Q। कैसा आवेश है ये? किस प्रकार का आवेश है ये? धनात्मक आवेश। ठीक है। कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश। तो इसके चारों ओर इसका प्रभाव रहेगा। चारों ओर क्या रहेगा इसका? प्रभाव। ये जो धनावेश है, इस धनावेश के चारों ओर का जो भाग है, उस चारों ओर के भाग में क्या रहेगा? इसका प्रभाव रहेगा। तो ये जो इसका क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में समझ में आ रहा है ना? उस धनावेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है, भाग है, उस भाग में लो ये दूसरा आवेश आ गया। आया? तो ये दूसरे आवेश को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा कि बाहर भेजेगा? अपने से खींचेगा। और अगर ये ऐसा आवेश आया तो क्या करेगा? उसको दूर भेजेगा। तो ये उसका क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में ये क्या कर रहा है? चलो इसको मैं दूसरा आवेश का नाम दे देता हूं डैश, क्यू डैश। दूसरा आवेश क्या कर रहा है? अगर उस क्षेत्र में आने वाला आवेश धनात्मक है तो क्या हो रहा है? वो उस पर क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल। और अगर वो ऋणात्मक है तो उस पर क्या लग रहा है? आकर्षण बल। अर्थात यह आवेश इसको क्या कर रहा है?
यहां पर कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल। और अगर यहां पर कोई ऋण आवेश आ जाता है, यहां पर कोई क्या आ जाता है? ऋण आवेश, तब इस ऋण आवेश पर यह आवेश, इस पर कौन सा बल लगाएगा? आकर्षण बल। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र का मतलब हुआ वह क्षेत्र जहां पर आवेश किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। और जितना बल अनुभव करेगा उस बल को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे समझोगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने कैसे समझना है? तो देखो, जैसे इस आवेश के क्षेत्र में, ये कौन से आवेश के क्षेत्र में? धन Q आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में ऋण Q डैश आवेश आया तो इस पर आकर्षण बल लगा, या दूसरा धन Q डैश आवेश आया तो क्या लगा? उस पर प्रतिकर्षण बल लगा। लेकिन उस बल का मान तो होगा कुछ ना कुछ। तो उस बल के मान का उसका जो प्रभाव है, कितनी मात्रा में लगा रहा है, कम लगा रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो उसको जिससे मापते हैं वह कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात विद्युत क्षेत्र में स्थित अब बताओ जरा, यहां पर विद्युत क्षेत्र किसका है? कौन से आवेश का विद्युत क्षेत्र है? Q का। कौन से Q का? प्लस Q का, धन Q का विद्युत क्षेत्र है। उस विद्युत क्षेत्र में कौन सा आवेश स्थित है? इन दोनों में से कोई भी एक को बताओ। हाँ, प्लस Q कॉमा या डैश, ये आवेश स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र में, यानी इसके विद्युत क्षेत्र में ये स्थित है, उस आवेश पर, स्थित आवेश पर लगने वाला बल ये हो गया F बटे उस आवेश का मान, जैसे आवेश है Q डैश तो ये Q डैश का अनुपात कहलाएगा उस विद्युत क्षेत्र की, इस Q आवेश वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात विद्युत क्षेत्र में स्थित धनावेश पर, ठीक है, लगने वाला बल कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि उसका मान हम 1 रख लेते हैं तब क्या कहलाएगा? देखो, इनमें से हम बताए बोले थे इन दोनों में से कोई एक, तो इन दोनों में से कोई एक का मतलब कि ये इस पर, इस धनावेश एकांक धनावेश लेंगे, तो इस एकांक यदि Q डैश का मान कितना लेते हैं? 1, तब क्या हो जाएगा? E बराबर F। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर हो गया? विद्युत क्षेत्र में लगने वाले, विद्युत क्षेत्र में रखे हुए आवेश पर लगने वाला बल। कैसा आवेश? ये, इस आवेश का मान कितना है? 1। तो यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कैसे बताएंगे? परिभाषा बताने के लिए क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है वह बल कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक बराबर F का मात्रक बटे Q का
मात्रक, बल का मात्रक है न्यूटन और आवेश का मात्रक है कूलाम। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। हाँ, अभी तक जो पढ़ाया गया वह विद्युत और स्थिर विद्युत के बारे में बताया गया और धारा विद्युत की परिभाषा, ठीक है, अर्थात स्थिर आवेश के बारे में बताया गया है। स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बताया गया। कोई एक स्थिर आवेश है तो उसके चारों ओर उसका प्रभाव कैसा रहता है उसके बारे में बताया गया। उस पर कोई अन्य आवेश आ जाता है उस क्षेत्र में तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताया है। अब गतिशील आवेश के बारे में बताया जाएगा। आवेश यदि क्या करता है? गति करता है। आवेश अगर गति करने लगता है तब क्या होगा? देखो, गतिशील आवेश का अध्ययन करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। ये दो बर्तन हैं, दोनों एक समान है क्या? एक समान दिख रहे हैं? नहीं। लेकिन इन दोनों बर्तन में समान मात्रा में पानी डाल दिया जाए। समान मात्रा में पानी डालें, ये यहां तक के गया। दूसरे बर्तन में जो पानी डालेंगे वो कहां तक जाएगा? ऊपर या कम? ऊपर तक। यहां पर एक नल की टोटी लगा देते हैं जिससे कि चालू और बंद किया जा सके। हुआ? अब बताओ दोनों का तल कैसा है? तल मतलब जो हम सामान्य बोलचाल में बोलते हैं लेवल, तल बराबर है या कम ज्यादा है? कम ज्यादा है। बर्तन ए का कैसा है और बर्तन बी का कैसा है? ए का कम है और बी का ज्यादा। ठीक। यदि हम इसको खोल दें तो क्या होगा? कैसे आएंगे बराबर? इसमें बी वाले में से पानी बह करके कहां आएगा? ए वाले में। ऐसी होगा कि ए में से बह करके बी में जाएगा, बी का ए में आएगा। दूसरे शब्दों में अधिक वाले में से किस में आएगा? कम वाले में। ठीक है, तो इसको हम क्या शब्द बोले हैं? ये क्या, इसको क्या बोला मैं? ये वाले भाग को इसको क्या बोला मैं? ये क्या है? पानी का तल। मैं बोल दिया अगर कि ये पानी का तल है तो तल बोलने से समझ में आ गया ना। तल बोलने से क्या पता चला? उसकी अवस्था कि पानी कम है या ज्यादा है, ऐसा पता चल रहा है ना। दूसरा उदाहरण, एक समान दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु का ताप उच्च है और एक वस्तु का ताप कैसा है? निम्न है। उच्च ताप का मतलब समझ रहे हो क्या? अधिक है। ताप अधिक से क्या मतलब समझते हैं? गर्म। इस वस्तु का ताप अधिक है, इसको हम छू रहे हैं, मतलब क्या है? ये गर्म। और इसका ताप निम्न है, मतलब क्या है? ये ठंडा। इसको हम जोड़ देते हैं किसी धातु से तो क्या होगा? गर्म और ठंडा क्या होगा? एक समान हो जाएगा। दोनों का ताप कैसा हो जाएगा?
बराबर। क्या यहां पर पानी हमेशा बी से ए वाले में आते रहेगा? नहीं। कब तक आएगा? जब तक बराबर नहीं हो जाता। यहां पर ताप कब तक क्या आएगा दोनों का? इस गर्म से ठंडा की ओर कब तक जाएगा? बराबर नहीं हो जाता। तो यहां पर ताप शब्द आया और यहां पर क्या शब्द लिए हम? तल। तल बोलने का मतलब समझ गए कि वो पानी कहां पर है। ताप बोलने से समझ गए कि वस्तु कैसा है, गर्म है या ठंडा। वैसे ही एक शब्द है विभव। क्या है? विभव। विभव शब्द का मतलब क्या होता है कि पदार्थ में विद्युतीय अवस्था कैसी है। अगर किसी वस्तु का विभव कम है मतलब उसकी विद्युतीय अवस्था कैसी है? कम है। किसी वस्तु का विभव अधिक है इसका मतलब उसका विद्युतीय अवस्था कैसा है? अधिक है। आई बात समझ में? तो विद्युत विभव किस चीज को बता रहा है? जैसे ताप शब्द से अधिक है, ताप अधिक है बोल दिए, इसका मतलब क्या समझे? गर्म है। वैसे ही मैं बोल रहा हूं विद्युत विभव अधिक है। विभव अधिक है का मतलब वहां पर विद्युत कैसा है? ज्यादा है। विभव कम है मतलब विद्युत क्या है? कम है। आई बात समझ में? ये ज्यादा वाले में से कम वाले में प्रवाहित हो रहा है, ये भी ज्यादा वाले में से क्या हो रहा है? कम वाले में प्रवाहित हो रहा है। ठीक उसी तरीके से विद्युत का प्रवाह जो है ये कैसा है? उच्च विभव। और ये निम्न विभव। इसको हम किससे जोड़ दिए? चालक तार से। दो वस्तुएं हैं, वस्तु ए, वस्तु बी। वस्तु ए का विभव कैसा है? ज्यादा। वस्तु बी का विभव कैसा है? कम। जब इसको किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो क्या होता है? ए से बी की ओर क्या बहने लगेगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब ए में कौन है? विद्युत का मतलब क्या है वहां पर? आवेश। विद्युत का मतलब क्या है यहां पर? आवेश। यहां पर का आवेश कैसा है? ज्यादा। यहां का आवेश कैसा है? कम। तो ज्यादा आवेश किसकी ओर बहने लगता है? कम की ओर। देखो यहां पर कौन बह रहा है? यहां पे बह कौन रहा है? बहने वाले पदार्थ का क्या नाम है यहां पर? पानी। यहां पे कौन बह रहा है? पानी। यहां पर कौन बह रहा है? उष्मा। कौन बह रहा है? उष्मा। और यहां पर कौन बह रहा है? आवेश। ठीक है। यहां पर कौन जा रहा है? आवेश। अब अगर आवेश बहता है तो आवेश के बहने को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अर्थात विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव है पदार्थ की, ठीक है, किसी चालक पदार्थ की क्या? विद्युतीय अवस्था। विद्युत विभव से तात्पर्य है कि विद्युत विभव किसी चालक पदार्थ की विद्युतीय अवस्था को दर्शाता है। यदि उच्च विभव वाले चालक पदार्थ को निम्न विभव वाले चालक पदार्थ के साथ में किसी चालक तार के साथ जोड़ दिया जाए तो विद्युत विभव उच्च से किसकी ओर प्रवाहित होने लगेगा? निम्न की ओर। कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि समान न हो जाए। और इस प्रकार के प्रवाह में कौन बहता है? आवेश। तो आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो गई? विद्युत धारा की परिभाषा हो गई, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश का प्रवाह। जैसे बोलते हैं जल की धारा। जल की धारा का मतलब कौन बह रहा है? पानी। ठीक। ये उष्मा की धारा मतलब कौन बह रहा है? उष्मा। वैसे ही विद्युत धारा का मतलब कौन बह रहा है? आवेश। तो आवेश की प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और आवेश विद्युत कब तक के बहती है? कौन समान ना हो? विभव समान ना हो तब तक। तो विद्युत के बहने के लिए क्या जरूरी है? विभव में अंतर। जैसे देखो इसके और इसके तल में क्या है?
समान है क्या? इसके तल में क्या है? अंतर है। इसमें भी अंतर है ना, इसका ताप उच्च है और इसका ताप कैसा है? निम्न है। इसके विभव में भी अंतर है, तो विद्युत के प्रवाह के लिए विभव में क्या होना आवश्यक है? अंतर होना आवश्यक है। तो इसको हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। आई बात समझ में? चलो अब हम आज जो पढ़ाए हैं उसको पूरा एक बार पूरे को एक साथ रिपीट करता हूं, ध्यान देना। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को घर्षण करने पर उत्पन्न होती है। दो वस्तुओं को जब आपस में घर्षण किया जाता है तो एक वस्तु में जो है धनावेश और एक वस्तु में जो है ऋणावेश आ जाता है। दो आवेशों के बीच में बल लगता है, उस बल का मान कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान अनुभव करता है, उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। हाँ, विद्युत क्षेत्र के बाद अगर किसी पदार्थ में विद्युत की मात्रा ज्यादा है या विद्युत की मात्रा कम है, इस चीज को हम किस शब्द से परिभाषित करते हैं? विद्युत विभव से। विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव किसी चालक पदार्थ की विद्युतीय अवस्था को दर्शाता है। अगर किसी चालक पदार्थ का विद्युत विभव अधिक है, इसका अर्थ है यह है कि उस चालक पदार्थ में विद्युत कितना है? ज्यादा है। और किसी चालक पदार्थ की विद्युत विभव कम है, इसका अर्थ है कि उसमें विद्युत की मात्रा कैसा है? कम है। इसमें परिभाषा कैसे करेंगे हम विद्युत विभव को परिभाषित करने के लिए? अभी तक तो मैं अवस्था के बारे में बताया, परिभाषा कैसे करेंगे? तो विद्युत विभव को विद्युत क्षेत्र में जब आवेश को लाते हैं तो आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। ठीक है, इसके बारे में और अगले पीरियड में बताएंगे, फिर इसका परिभाषा और मात्रक। हाँ ठीक, धन्यवाद। कूलाम के नियम के अंतर्गत आपको एक नियतांक के बारे में बताया गया था कि जिसका मान 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बताया गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो K का मान है, यह मापन की पद्धति, यानी कौन सी पद्धति में आप उसका मापन कर रहे हैं उस पर, तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मापन की पद्धति एवं माध्यम की प्रकृति। यह जो K का नियतांक है, K का जो मान है, नियतांक K का मान, यह मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है और माध्यम की प्रकृति पर। आज जो आपको बताया गया है इसमें 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यह मान जो आया है इसके लिए हम मापन की पद्धति लिए थे SI। यहाँ पर मापन की पद्धति जो है वह SI पद्धति है और माध्यम की प्रकृति जो है दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात है। अर्थात दो आवेशों के बीच में यदि वायु या निर्वात है और वहां पर हम उसका जो मापन है वह ऐसा ही पद्धति में करते हैं, तब उस स्थिति में K का मान 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।